नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगों का त्यौहार, फाग का त्यौहार और राग का त्यौहार। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम होली की ही बात कर रहे हैं। होली का पर्व काफ़ी निकट है और ऐसे में सिर्फ मन ही रंगारंग नहीं हो रहा है, हमारे तन मन के साथ प्रकृति भी रंगारंग हो रही है। होली का वास्तविक परिवेश किस तरह से आधुनिक समाज में बदला है और सुरक्षित होली हम कैसे मनाएं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है महापर्व होली का सांस्कृतिक महत्व एवं सुरक्षा। इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 प्रमुख विशेषज्ञ अतिथियों को। पहले हम इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी तरफ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार जी। तरुण कुमार जी पूर्व प्राध्यापक हैं, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत तरुण जी आपका। तरुण कुमार जी के ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं अशोक कुमार शर्मा जी। अशोक कुमार शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अशोक कुमार शर्मा जी के ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर विकास शंकर जी। डॉक्टर विकास शंकर जी सह प्राध्यापक हैं, चर्म रोग एवं यौन रोग विभाग, NMCH के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। तो जैसा कि हमने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि होली का जो परिवेश है कि जिस मधुरता होली में हुआ करती है, धीरे धीरे आधुनिक युग में वो परिवेश कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल सा होता जा रहा है। कैसे इसे हम उसकी प्राचीनता को, इसका जो महत्व है उसको हम कैसे बरकरार रखें और इसके साथ साथ सुरक्षित होली कैसे खेले, क्या क्योंकि प्राकृतिक रंगों की जगह केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग होने लगा है। तो इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर तरुण कुमार जी के पास हम चलते हैं। डॉक्टर तरुण कुमार जी, होली की बात हो रही है, रंगारंग रंगों का त्यौहार इसे कहते हैं, खूबसूरत सा त्यौहार ये है। होली के इतिहास की अगर हम बात करें तो क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे इस पर्व की शुरुआत हुई है? जो ज्ञात इतिहास है जी, उसमें हरिवंश पुराण में जी, कृष्ण और बलभद्र के होली खेले जाने की चर्चा है। अच्छा। और हरिवंश पुराण महाभारत का ही अंश माना जाता है। और उसके दूसरे खंड में श्री कृष्ण वृत्तांत आता है और उसके अंतर्गत ये समुद्र के किनारे होली खेलने की चर्चा है जी। और महाभारत का समय कुछ लोग बताते हैं कि ईस्वी सन के प्रारंभ के आसपास है। तो लगभग 2000 वर्ष पहले की ये स्थिति बनती है। साहित्य के भीतर वानभट्ट एक बहुत बड़े रचनाकार हो चुके हैं संस्कृत के, और हर्षचरित नाम का उनका काव्य है, गद्य काव्य है। उसमें राजा हर्ष के द्वारा होली खेलने का वर्णन है और वो 7वीं शताब्दी की रचना है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना है। कुल मिलाजुला कर हम कह सकते हैं कि इसके पीछे जो मान्यता है उस मान्यता में धार्मिक मान्यता के स्वरूप यदि आप लें तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु की चर्चा होती है, और जो महान नास्तिक था, जो विष्णु का विद्रोही था, और पुत्र उसका उतना ही बड़ा विष्णु भक्त था, और इसलिए पुत्र को जलाने के लिए उसने अग्नि में समर्पित किया अपनी बहन होलिका के साथ, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो जो चादर ओढ़ करके आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं। और उन लोगों को लगा कि अब जल गया, तो बहुत खुशी मनाई दैत्यों ने, और हिरण्यकशिपु के साथ पूरा दैत्य समुदाय। तो एक तो उसके पीछे ये कहानी चलती है। ठीक उसी कहानी का एक दूसरा भाष्य ये है कि ये माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय है। होलिका जल गई और प्रहलाद बच करके निकल गए, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि जो अच्छाई है वो विजयी होती है और बुराई का नाश होता है। तो होली जो है वो बुराई पे अच्छाई के जीत के रूप में मनाई जाती है। कई कहानियां हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, कई पौराणिक कथाएं इस संदर्भ में है, लेकिन एक महत्व इसकी बात करें तो यही है कि अच्छाई की जीत है, अच्छाई की विजय का ये त्यौहार है और रंगों का ये त्यौहार है। अशोक कुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। अशोक कुमार शर्मा जी, जैसा कि अभी चर्चा हुई कि भाई जो बुराई है उसके पराजय का और अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है, लेकिन अगर हम भारत में देखें तो अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके की होली मनाई जाती है। आपने काफ़ी अध्ययन भी किया है इसका, किस तरह से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में होली अलग रंगों का त्यौहार ही मनाया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप जो है वो थोड़ा अलग भिन्न भिन्न होता है। किस तरह से अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की होलियां मनाई जाती है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे पंजाब में पहले तो दर्शकों को अभिवादन जी, और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। पंजाब में होला मोहल्ला होली के पर्व के अवसर पर होता है, और इस पर्व में जो उत्सव मनाया जाता है वह पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का होता है, जो एक युद्ध कौशल के बारे में होता है कि कैसे आप अपनी कला से
शत्रुओं को पराजित करेंगे या आप कैसे आप अपनी आत्मरक्षा करेंगे। तो ये होला मोहल्ला जो है वो एक पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का उत्सव होता है। तो इस तरह से जिससे महाराष्ट्र में रंग पंचमी का त्यौहार होता है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में होली का त्यौहार अलग अलग परिवेश में मनाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में कामदेव के पुतले को दहन करके होली का त्यौहार मनाया जाता है। जबकि बिहार में ये होली तो है, बिहार की सब जिलों में भी होली की में बिहार में भी कई तरह से होली मनाई जाती है। तो यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक महत्व का त्यौहार है जो पूरे भारत में अलग अलग रूपों में चलिए बिहार में किस तरह से अलग अलग जिलों में मनाई जाती है इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले विकास जिसे हम जानना चाहते हैं कि विकास जी, होली की बात होती है तो रंगों की बात होती है और धीरे धीरे जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की कि भाई जिस तरह से समय बीतता चला गया तो जो प्रकृति के रंग थे, पहले प्रकृति के रंगों से होली का प्रयोग किया जाता था, होली में प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये रंग कॉस्मेटिक्स कलर्स आने लग गए और जो प्राकृतिक प्रदत्त नहीं होते हैं तो किस तरह से होली खेलना चाहिए और ये रंग जो हैं जो प्राकृतिक प्रदत्त नहीं होते हैं वो कितना नुकसानदायक हैं त्वचा के लिए खास तौर पे। देखिए ये बहुत ही उत्तम सवाल है कि जो नेचुरल कलर है और जो सिंथेटिक कलर है उसको हम कैसे देखें। जी, कोई भी नेचुरल कलर नाम ही है नेचुरल कलर, जो प्रकृति से बना हुआ वो फूलों के रंग से बना रहेगा, फलों के रंग से बना रहेगा और उसको लगाने से किसी भी तरह का जलन, चुनचुनाहट या किसी और अन्य एलर्जिक रिएक्शन आपके शरीर या त्वचा के संपर्क में आने से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम जहाँ सिंथेटिक बात करें तो आप सिंथेटिक जो है वो आपको देखने से ही काफ़ी चमकीला, काफ़ी ब्राइटनेस उसमें रहेगा, उसमें तरह तरह के चमकीले रंग डाले रहते हैं, चिपचिपापन ज़्यादा रह सकता है, रुखड़ा रह सकता है और लगाने के बाद अगर कोई भी रंग आपको अगर जलन, चुनचुनाहट और या फिर कोई रेडनेस, लाली अगर आपके त्वचा में आती है तो आप सावधान हो जाएं, ये आपके त्वचा के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे चलकर इसमें जो रिएक्शन होगा उसके बाद जो इसका रिजल्ट होगा, कभी कभी इसमें सफ़ेद दाग हो सकते हैं, कभी कभी इसमें काले दाग हो सकते हैं। अच्छा, तो इसको इग्नोर नहीं करें, अपने त्वचा को संपूर्ण देखभाल करके ही उसको लगाएं। त्वचा अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो 2-3 दिन पहले ही आप उसकी तैयारी कर लें। आप प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करें। इसके अलावा आप तेलों का सेवन करें, जैसे ऑलिव ऑयल है, आपका नारियल का तेल है या अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र पूरे शरीर में 2-3 दिन पहले ही से लगाना शुरू कर दें। ये इंटरनल मॉइस्चराइजेशन में बोल रहा हूँ, आप जो पानी पी रहे हैं उससे, और एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन में बोल रहा हूँ जो आप तेल या मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपकी त्वचा के ऊपर ये नमी रहेगी और आपका मॉइस्चराइज रहेगा तो कितना भी नुकसानदायक आपका रंग रहेगा वो उतने अंदर वो गहरे और स्तर तक वो नहीं जा पाएगा, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो त्वचा के अंदर जो नमी की काफ़ी ज़रूरत है कि त्वचा में नमी जो है वो बरकरार रहे, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो प्राकृतिक रंग है और जो कॉस्मेटिक रंग है जो तैयार किए जाते हैं केमिकल से, दोनों को देखने में ही फ़र्क होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचने की कोशिश करें कि जो प्राकृतिक प्रदत्त रंग है उसका ही प्रयोग होली में करें। डॉक्टर तरुण कुमार जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, कई कथाएं होली में हैं, लेकिन अगर हम देखें कि होली की जो प्रथा है और आज का जो युग है, आज का जो समाज है, एक डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, समय नहीं लोगों के पास है और आपने दोनों होली को जिया होगा, तो पहले की होली और अभी की जो होली है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? पहले की होली और अभी के फ़र्क को देखने के साथ साथ थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि में ले जाऊंगा जी। प्रत्येक समाज जो है वो कुछ विधि निषेधों का समाज होता है जी। ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, कुछ वर्जनाओं का समाज होता है जी। होली एक ऐसा सांस्कृतिक पर्व है जो कुछ समय के लिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए हमें विधि निषेधों से थोड़ा मुक्त करके, वर्जनाओं से मुक्त करके अपने मनोग्रंथियों से भी मुक्त होने का अवसर देता है। और काफी अच्छी बात आपने कही। हाँ, मनोग्रंथियों से भी मुक्त होने का अवसर देता है। और आप गौर कीजिएगा तो यदि होली का कोई पताका होगा तो उस पर लिखा रहता है बुरा न मानो होली है जी। यानी बड़े छोटे का भेदभाव भुलाकर, ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए आप अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं।
भारतीय समाज का ढांचा यदि पारिवारिक ढांचा देखिए तो उस पारिवारिक ढांचे में भी आप देखेंगे कि साली और जीजा का रिश्ता है, भाभी देवर का रिश्ता है, सरहज के साथ जो जीजा का रिश्ता होता है। ये सब जो समाज बनाया हुआ है ये वर्जनाओं से थोड़े थोड़े मुक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए एक हास परिहास का भी वातावरण होना जरूरी है। पहले के समाज में होली यहीं तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों समाज खुलता गया और समाज में हर एक चीज़ की उपलब्धता बढ़ती गई और आप कह सकते हैं मीडिया वगैरह का भी वर्चस्व हुआ, बाकी सारा तंत्र एक दूसरे से जुड़ने लगा, तो थोड़ी विकृतियां आने लगी और उन विकृतियों में पीना खाना बहुत ज़्यादा शामिल हुआ, थोड़ा सा अश्लीलता का भी प्रवेश हुआ और हम बिहारियों में थोड़ा सा भोजपुरी में जो ये चीज़ आई है वो ज़्यादा चिंता का विषय है। तो बाकी तो कुल मिला जुला करके यही एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम पूरी तरह से लोक पर्व कह सकते हैं। चलिए, तो पूरी तरह से जो होली है वो लोक पर्व है और लोक राग और लोक भाग दोनों चीज़ें इसमें समाहित हैं। और जो खुशी है, जैसा कि सर ने ही बताया कि जो वर्जनाएं हैं उससे मुक्ति का ये त्यौहार है और कोई भेदभाव नहीं होता है, ना अमीर गरीब का भेदभाव होता है, ना स्त्री पुरुष का भेदभाव होता है, तो कोई भी भेदभाव नहीं होता है इसमें। अशोक कुमार जी के पास चलते हैं। अशोक जी, पहले हमने जैसे कि बातचीत चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की होली मनाई जाती है और आपने जिक्र भी किया था कि बिहार में अलग अलग जो बिहार में हिस्से हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की होलियाँ मनाई जाती है। किस तरह की होली, खास तौर से बिहार की जो होली है वो कौन कौन सी होली है जो काफ़ी प्रसिद्ध है देश और विदेश में? जैसे भोजपुर की बात करें जी तो धुरखेली का जो परिवेश जहाँ से शुरू होता है वह है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धूलि की वंदना की थी। भारतीय सनातन परिवेश में मिट्टी धूलि का बहुत बड़ा महत्व है। यह पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो धूलि की होली, हाँ, तो धूलि वंदना जब विष्णु जी ने की थी तो वहाँ से ये एक परंपरा शुरू हुई कि होली में धूलि का भी इस्तेमाल, जैसे भी होलिका दहन का जब आप देखते हैं तो जब होलिका दहन होता है तो उसमें जो अन्न होते हैं, अभी जो रबी फसल के मटर हुए, चना हुए, गेहूं की बालियां डाली जाती है। कृषि के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकृति से भी जुड़ाव का यह पर्व है। यह रास और रंग का तो पर्व है ही, यह एक प्रकृति से जुड़ाव का भी रंग है। और होलिका दहन के बाद सुबह में जो राख होते हैं लोग उसको तिलक लगाकर अपने कुशल मंगल के लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ धुरखेली भोजपुर में होती है। उसी तरह से मगध क्षेत्र में बुढ़वा होली होती है। एक मान्यता है कि जब मगध के जो जमींदार थे वो एक बार बीमार पड़ गए तो उस दिन होली के दिन बीमार पड़ गए तो होली नहीं मनाई गई और संयोग ऐसा रहा कि होली के अगले दिन वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो खुशी में होली मनाई जाने लगी। और बूढ़े महाराज या राजा या जमींदार जो भी कहिए वहाँ लोग, गांव के लोग आए, उनकी प्रजा जो आई और होली मनाई लगी। तब से बुढ़वा होली की परंपरा और ये 5 दिन तक चलती रही। तो ये बुढ़वा होली की परंपरा मगध में है। सहरसा में के बनगांव में घुमौर होली है, तो वहाँ मंदिर की परिक्रमा करके लोग घूम घूम के होली मनाते हैं, गीत गाते हैं। तो वो परंपरा वहाँ सहरसा में घुमौर होली की है। इसी तरह से शाहपुर पटोरी में छाता होली है, वो भी काफ़ी विशेष होती है। छाता वहाँ बहुत एक परंपरा है कि 16वीं शताब्दी में इसकी परंपरा की शुरुआत हुई थी और बांस के छाता को बनाकर उसको कागज़ के रंगीन कागज़ से सजाया जाता है और जो उस गांव में के कुल देवता हैं पहले वहाँ पूजा होती है, रंग अबीर चढ़ाया जाता है। फिर छाता को लेकर लोग गांव में मंदिरों के घूमते हैं और रंग से बचने के लिए भी उस छाता का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बिहार के भिन्न भिन्न इलाकों में होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। लेकिन होली का जो मुख्य उद्देश्य है भाईचारा और प्रेम, वो हर जगह विद्यमान है। जी जी। लेकिन होलिका दहन की जो बात अगर हम करते हैं कि भाई बिहार की बात करें तो होलिका दहन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और अगर इतिहास में देखें तो शुरुआत भी कहीं ना कहीं बिहार से ही होती है। हाँ, जैसे मान्यता है कि बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में
नरसिंह अवतार जिस प्रोफेसर साहब ने जो जिक्र किया जी। वहाँ ही उनका नरसिंह अवतार हुआ था, और जो स्तंभ जिस लौह स्तंभ से वो प्रकट हुए थे उसके अवशेष आज भी कहा जाता है कि वहाँ मौजूद हैं। तो यह होलिका दहन की परंपरा बिहार से शुरू हुई, यह भी एक बड़ा पौराणिक महत्व है और बिहार का भी इस मामले में विशेष उल्लेख। तो बिहार का ऐतिहासिक महत्व भी बिहार का बहुत ज़्यादा है। होली को है कि होलिका दहन की शुरुआत जो है वो बिहार से हुई, यह अपने आप में एक बहुत विशिष्ट बात है। तो बहुत विशिष्ट बात यह भी है कि जो शुरुआत होलिका दहन की बात अगर हम करें तो उसकी शुरुआत के तथ्य जो है वो ये मिलते हैं कि भाई बिहार से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई, और जो पौराणिक कथा है वो बिहार से ही जुड़ती है। कई जगह पे इसका उल्लेख भी किया गया है। डॉक्टर विकास शंकर जी के पास चलते हैं। डॉक्टर विकास शंकर जी, जैसा कि आपने बताया कि भाई रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें और जो नेचुरल कलर हैं उसका ही प्रयोग करें, जो प्राकृतिक प्रदत्त कलर हैं उसका ही प्रयोग करें। अगर आँख की बात हम करें, आँख काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, तो जैसा कि आपने बात किया कि भाई चेहरों को तो हम बचा सकते हैं, लेकिन शरीर को बचाने के लिए क्या कोई खास कपड़े हम पहने, या फिर आँखों को अगर हमें बचाना है तो आँख कैसे आँखों को बचाएं, क्योंकि कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग भी करते हैं या पिचकारी से कलर्स फेंकते हैं लोग आँखों के ऊपर, तो आँखों की सुरक्षा कैसे की जाए? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, होली एक भाईचारे का त्यौहार है और इसको भाईचारे के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो जब होली खेलें अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, तो प्यार से खेलें, जोर ज़बरदस्ती नहीं करें। जहाँ तक आँखों का बात है तो आप उसमें गॉगल्स पहन के कर सकते हैं, और अगर गलती से आँखों में रंग चला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको आप रगड़े नहीं, उससे और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा आपका आँख। तुरंत आप जो भी नज़दीक जो टैप वाटर है, बेसिन है, उसके पास जा कर के आप अपनी आँखों को सादे पानी से, टैप वाटर से लगातार धोएं और उसको रगड़े नहीं। और अगर उसके बाद भी अगर जलन चुनचुनाहट रह जाती है तो निकटतम कोई आप जो आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाके आप मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो कोई आप एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं तत्काल व्यवहार के लिए। और जैसा आपने पूछा कि शरीर के अंगों को और कैसे हम बचा सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि गहरे कलर के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहने और फुल बाह के कपड़े और पैजामा पहने या ट्राउज़र्स पहने। तो अगर आप अपने शरीर को ढक के रखते हैं और प्यार से होली खेलते हैं, एक दूसरे के साथ सद्भाव से होली खेलते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, प्राकृतिक रंगों का सेवन करते हैं, तो आपकी होली बहुत ही खुशहाल होगी। कपड़े भी सिंथेटिक ना पहने, सूती कपड़ों का सिंथेटिक ना पहने। जी जी। चलिए, तो सूती कपड़ों का प्रयोग आप होली के दौरान कर सकते हैं। और अपनी आँखों को बचने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। कई तरह के चश्मे भी आने लगे हैं होली के लिए खास तौर पे बने हुए, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और वस्त्र अगर आप पहने तो सिंथेटिक वस्त्र न पहने, आप सूती जो कपड़े हैं वह पहने और पूरे बाह के कपड़े पहने जो पूरी तरह से आपके तन को ढकते हों। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो होली है वो सुरक्षित होली होगी। डॉक्टर तरुण कुमार जी के पास चलते हैं। डॉक्टर तरुण कुमार जी, जब होली की बात होती है तो पकवानों की खुशबू, ऐसे ही लबरेज लोग होने लगते हैं। भाई पकवानों की जो खुशबू होती है वो काफ़ी खूब अच्छी होती है। तो पकवानों का जो समाजशास्त्र है वो होली के साथ कैसे, बिहार की अगर बात करें तो पुओं की बात होती है, उत्तर प्रदेश में वो गुजिया की बात होती है, तो पकवानों का समाजशास्त्र इस त्यौहार के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में? ये पकवानों का जो समाजशास्त्र है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, और वो अभी आई भी है, कि ये नई फसलों का भी त्यौहार है जी। रबी की फसलें आती हैं और रबी की फसलों में गेहूं की फसल सबसे प्रमुख है। और पुराने ज़माने में जब भी हमें मीठा खाने का मन करता था, तो आज जितनी आसानी से मिठाई उपलब्ध है और जितनी आसानी से मिठाई मिल जाती है, वो उस ज़माने में उसके लिए हम लोगों ने पुआ का इजाद किया। बहुत ही मुलायम, लजीज, कोई भी खा सकता है, बिना दांत वाला भी खा सकता है, कहीं से कोई कड़ापन नहीं है। और मुझको याद है मेरी माँ बहुत अच्छे तरीके से बनाती थी और आज भी उन हाथों को हम याद करते हैं। तो एक तो पकवान के रूप में सबसे प्रसिद्ध, और मैं समझता हूँ शायद पूरे बिहार में ये पुए की पूरे बिहार में। और होलिका दहन की अभी इन्होंने चर्चा की। होलिका दहन के दिन बरी भात खाने का रिवाज है। और ये बरी कढ़ी बड़ी, हाँ, तो बरी जो है बूट के बेसन से बनता है। और चने की खेती भी हमारे हाथ में चली आती है, चने की फसल भी उसमें आ जाती कट चुकी होती है। तो बरी बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, और एक तरह से नए अन्न का
हम अपने ढंग से आस्वाद भी लेते हैं, लोगों को खिलाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, किसी पर्व में मिलजुल करके खाने खिलाने का भी इतना अधिक रिवाज नहीं है जितना होली के त्यौहार में है। तो ये इसके खाने पीने के पीछे शायद कारण रहा होगा कि नई फसलें जो आई हैं उससे जो चीज़ हम अपने हाथ से बना सकते हैं, बाजार से खरीदारी का तो मामला इधर का मामला है, लेकिन अपने हाथ से तैयार की हुई चीज़ें यही हुआ करती हैं। चलिए, ये तो पकवानों की खुशबू की बात हो गई जो होली में पकते हैं, लेकिन खासतौर पे होली की अगर बात करें तो व्यंग्य की बात भी होती है। कई बार हास्य व्यंग्य की बात होती है, आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे कौन सी कहानी है कि हास्य व्यंग्य की शुरुआत कैसे होली में? हास्य व्यंग्य की शुरुआत होली, जैसा मैंने कहा कि हास्य परिहास को समाज में स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए भी इस पर्व का अपना महत्व है। हिंदी में आपको मैं बताऊं कि बसंत के उत्सव की चर्चा तो विद्यापति वगैरह के यहाँ भी बहुत है। सूरदास के यहाँ से होली की प्रारंभिक शुरुआत होती है, बाजबता होली लिखी है उन्होंने जी। कोई दो पंक्तियां? हाँ, मैं दो पंक्तियां आपको सुना सकता हूँ। खेलत नंद किशोर किशोरी, एक गुलाल एक अबीर लिए कर, एक चंदन एक रोरी। वाह, बहुत बहुत खेलत नंद किशोर किशोरी, हरिसंग खेलत हैं सब भाग, ये भी सुर का ही। लेकिन सबसे मजेदार ये है कि होली के पर्व में स्त्रियों को अन्य दिनों के अपेक्षा ज्यादा स्पेस मिलता है जी। ये बहुत बड़ी बात है होली, और ये अलग से गौर करने की बात है। अब राधा और कृष्ण और गोपियों का संबंध तो बहुत ही मधुर संबंध है। पद्माकर नाम के कवि हुए, मध्यकाल में ही कवि हुए। उन्होंने एक अपने कवित्व में कहा कि भाई गोपियों ने कृष्ण को पकड़ा, अब पकड़ करके अंदर ले गए और उनके साथ मनमानी की, जैसे मन हुआ सो किया। मैं पूरा छंद आप लोग को सुनाता हूँ, शायद दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। फागु की भीर अभीरिन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, अब भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पिताम्बर कांवर ते सुविदा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए अयो लला फिर खेलन होरी। बड़ा तंग करते हो। गोपियों ने पकड़ा, अंदर ले गया और उनका पिताम्बर खींच लिया, गाल पर रोड़ी मिली। और चलो, तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण की बात भी होली में दिखती है। महिलाओं को आप देखेंगे कि एक विशेष रूप से जो, क्योंकि जो जितना अधिक वर्जनाओं के भीतर रहता है, मुक्ति के अवसर को वो उतना लपक करके लेगा। और होली मुक्ति का अवसर भी देती है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसी तरह से भारतेंदु के ज़माने में आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। जी। और अशोक कुमार जी के पास चलते हैं। अशोक जी, अगर हम बात करें कि जैसा भी बात हो रही थी, तो गीतों की अगर हम बात करें, फाग की बात करें, तो फागों की जो परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं अब धूमिल सी होती जा रही है इस युग में, जो डिजिटल युग हम जिसके कहते हैं कि भाई सब लोग मोबाइल पे मस्त हैं। तो जो मस्ती होती थी होली में, वो किस तरह की मस्ती होती थी जो बचपन के दिनों में आपने देखा होगा, और अभी जो बदलाव आया है, क्या बदलाव इसको देखते हैं? खास तौर पे जो फाग का कल्चर था, फाग की परंपरा जिस तरह से गाँव में हुआ करती थी। देखिए, होली के गीतों में जो हमारा परिवेश था बचपन में, कि रामचंद्र जी अवध में होली खेल रहे हैं, कृष्ण जी होली खेल रहे हैं, शंकर जी स्मशान में हरिहर नाथ की चर्चा भी होती है कि हरिहर नाथ जी खेले होली। ये परंपरा पर होली के गीत के ईश्वर के साथ यही हुआ करते थे, ईश्वर हुआ करते थे। फिर बाद में जैसे फिल्मों में भी, जब 1963 में एक फिल्म रिलीज हुई थी गोदान, जो मुंशी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर, उपन्यास पर बनी थी। इस उपन्यास में एक पात्र है गोबर। गोबर उसमें उस फिल्म में भूमिका निभाई थी महमूद ने। तो महमूद और साथियों पर एक गाना फिल्माया गया था, होली खेलत नंदाल बिरज में होली खेलत। ये गाना आज भी उतना ही लोकप्रिय जितना उस समय था। और देखिए, मार्के की बात क्या है, इस गीत का संगीत तैयार किया था महान सितार वादक रविशंकर ने, गीत लिखा था अनजान ने। तो देखिए, कंटेंट चाहे युग कोई भी हो जाए, आज का समय का पहिया चाहे जितना भी घूम जाए, उत्कृष्ट रचना का महत्व हमेशा रहेगा, चाहे वो कोई भी काल हो। तो ये गिरावट के कंटेंट की गिरावट है आज के दौर में जो होली के गीत हैं,
और उस समय पंडित रविशंकर जैसे महान संगीतज्ञ ने जब संगीत तैयार किया होगा तो सोचिए कि उसके परिवेश समाज भी एकल होता जा रहा है कहीं ना कहीं, ये भी एक वजह हो सकती है कि समाज इस तरह से ये एकल कहने का मतलब ये है कि भाषा, साहित्य, समाज जो है वो काल से प्रभावित होता है। तो जैसे जैसे इसमें गिरावट क्षरण होता है वैसे वैसे आज के परिवेश में आप जो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि फिल्मी गाने जो भोजपुरी में खासकर भोजपुरी शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी अखबारों में भी कुछ दिन आपने पढ़ा होगा कि भोजपुरी के अश्लील गाने अगर बजाए जाएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार सरकार ने कदम उठाया। द्व्यर्थी गाने होते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो ये संस्कार नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं थे, हम कहीं भटक के दूर चले गए हैं। और फिर से जुड़ने के लिए आज भी गांव के काली स्थान, देवी स्थान पर जो होली के गीत गाए जाते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं परंपरा तो कहीं ना कहीं जो परंपरा है उससे जुड़ने की ज़रूरत है, उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी लोक परंपरा रही है, ईश्वर के साथ होली के गीत बने गए हैं, तो जो लोक रस में होली का आनंद है वो ऐसे नहीं आता है, परंपराओं से जुड़ने के बाद ही आता है। तो कहीं ना कहीं परंपराओं से जुड़ने की ज़रूरत भी है। विकास जी से जानेंगे। विकास जी, अगर होली की आपने बात की कि भाई जो कलर्स हैं उनका कैसे प्रयोग करें, लेकिन होली के बाद अगर रेसेज निकल जाते हैं त्वचा पर, या कई तरह से जो है कई बार ये होता है कि भाई एलर्जी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो क्या लक्षण है, एलर्जी कैसे समझा जाए कि भाई एलर्जी है, और इसका इलाज कैसे हो, इसका निदान कैसे हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम होली के रंग लगा लिए हैं जी, तो उसको हम कैसे उसको छुड़ा रहे हैं, उसको कैसे साफ कर रहे हैं। तो समानता जब हम छोटे बच्चे थे तो बहुत तरह के अपने इष्ट मित्र दोस्तों को देखते थे कि बहुत तरह से उसको रगड़ के छुड़ाते थे। और मैंने डिटर्जेंट का भी उपयोग, डिटर्जेंट का उपयोग किया, पत्थर का उपयोग किया, जमीन पे हाथ रगड़ रहे हैं कि कल स्कूल जाना है और मुझे रंग छुड़वाना है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर में रंग लग गया है तो रंग लगने के बाद आप सिर्फ जो नल के नीचे आप टैप वाटर के नीचे खड़े हो जाएं या बाल्टी से आप सिर्फ नहाना शुरू करें, स्वतः देखेंगे कि बहुत सारे जो रंग है वो अपने आप धुल जाएंगे। कुछ रंग आपके त्वचा के साथ लगे रहते हैं, तो आप सिंडेट बार बोलते हैं उस साबुन का जिसका जो pH होता है 5.5 होता है, आप सिंडेट बार से नहा सकते हैं। डिटर्जेंट, साबुन या किसी और हार्ड केमिकल से आप इसको न साफ करें शरीर को। इसके अलावा कुछ इसके बाद भी आपके शरीर में रह जाते हैं रंग, आप परेशान ना हो। जब आप सोएंगे तो कुछ अच्छे गहरे कलर के कपड़े पहन के सोएं, सूती कपड़े पहन के सोएं, तो वो जो रंग है रात में जब आप सोएंगे तो सुबह में कुछ त्वचा के रंग आपके उस कपड़े में धीरे धीरे लगते रहेंगे और वो धीरे धीरे एक दो दिन में स्वतः चले जाएंगे। लेकिन तो बच्चों की अगर डॉक्टर साहब हम बात करें, बच्चों की और बुजुर्गों की, जो कि दोनों काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो बच्चों को कैसे सुरक्षित होली बच्चों की मने, कैसे रंग से उन्हें बचाया जाए, या रंग लग जाए तो उसका प्रभाव कैसे कम किया जाए, और खासतौर पर बुजुर्गों को क्या सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए? देखिए, बच्चों और बुजुर्ग के जो भी त्वचा होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। 2-3 दिन पहले से वो भी तैयारी शुरू करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें, मॉइस्चराइजर और ऑयल लगाएं। ऑयल में नारियल तेल या ऑलिव ऑयल, आम भाषा में उसको जैतून का तेल बोलते हैं, उसको लगा के रखें। कोई सिंथेटिक जो कलर होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करें। और अगर रंग लग जाता है, कुछ ऐसे रैसेस जैसे आपने पूछा था कि कैसे पहचानें, जलन, चुनचुनाहट, लाली अगर ये हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको आपको वो जो रंग है वो रिएक्शन कर गया है। सादे पानी से उसको धोएं, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं लगाएं। तो ये अगर लक्षण दिखें तो आप सावधान हो जाएं और कोई भी केमिकल का प्रयोग न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से सलाह लें। तो होली का जो त्यौहार है, इसे आप इन अगर बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप सुरक्षित होली मना सकेंगे। डॉक्टर तरुण कुमार जी, हमारे दर्शकों को होली रंगों का त्यौहार है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संक्षेप में संदेश केवल यही है कि समाज में ऐक्य का, समाज में समरसता का, और उस समरसता का एक रूप तो एक समाज के भीतर जो विभिन्न रूप होते हैं उनका मैं आपको बताऊं। होली को लेकर के अमीर खुसरो ने और नज़ीर अकबराबादी ने नज़में लिखी, और अमीर खुसरो मुसलमान थे जी, नज़ीर अकबराबादी मुसलमान थे। नज़ीर अकबराबादी तो जो धर्म की बेड़ियां हैं वो भी टूट जाती हैं, तो धर्म की बेड़ियां टूटती हैं। और आप इसको लोक का एक पर्व ऐसा मानिए जिसमें सारी प्रकार के सारी चीजें। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को खास तौर पे इस त्यौहार को लेकर? होली संस्कारों का त्यौहार है, होली रंग, रास, राग का त्यौहार है,
तो कृपया इसमें मर्यादा बनाए चलिए, रखें। तो मर्यादा बनाए रखने की जरूरत है। होली में राग और रंग का त्यौहार है। डॉक्टर विकास शंकर जी, किस तरह से सुरक्षित होली बनाएं, एक संक्षिप्त संदेश दें दर्शकों को। सबसे पहले आप जबरदस्ती नहीं करें, प्रेम भाव में खेलें और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग ना करें। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अपने निकटतम चर्म विशेषज्ञ से मिलें। आप अनायास अपने दवा दुकानदारों से लेकर के कुछ ऐसे क्रीम ना लगाएं जो आपकी त्वचा को ज़्यादा खराब कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, तो आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें दर्शकों को बताई। आप तीनों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। धन्यवाद। तो होली के त्यौहार में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी होली काफ़ी खूबसूरत होगी, काफ़ी रंगारंग होगी। और होली की तमाम शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से आप सभी को। फिर अगले सरोकार में हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।